चैप्टर 99 हम फिर मिले। जैसे ही आदित्य ने स्पर्श को ऑर्डर दिया कि वो अपने लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन जाए और तान्या को रिहा करवाए, स्पर्श ने आदित्य की बात सुनकर उससे ओके सर कहा और वहां से निकल गया। पुलिस स्टेशन जाते हुए तान्या वहां से निकलने का कोई रास्ता सोचने लगी। हैकिंग कंपटीशन सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाला था। अगर वो वहां उससे पहले पहुंच जाती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। एंड जैसा उन्होंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही होता। अभी 10 बज चुके थे। हालांकि तान्या को लग रहा था कि वो इन सब से सिर्फ आधे घंटे में नहीं निकल पाएगी। सिचुएशन बहुत क्रूशियल थी और ये बात तान्या बहुत अच्छे से जानती थी। और जब जीप पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसका शक यकीन में बदल गया। जीप पुलिस स्टेशन पर रुकी और उसने देखा कि बबीता और आरती शानदार BMW से उतर रहे थे और उनके पीछे ही उनका एक लॉयर आ रहा था। इस बार बबीता और आरती अपने फुल प्रूफ प्लान के साथ आए थे। वो किसी भी हालत में तान्या को इतने जल्दी फ्री नहीं करने वाले थे। तान्या को पुलिस जीप में क्रिमिनल की तरह इस तरह से बैठे देखकर आरती अपने चेहरे की खुशी छुपा नहीं पा रही थी। वो माँ बेटी जानबूझकर पुलिस जीप के पास आकर खड़े हो गए ताकि वहां तान्या को उतरता देख सके। तभी आरती ने धीरे से कहा, तान्या, तुमने कभी नहीं सोचा था ना कि ये सब होने वाला है? तुमने सोचा उस दिन जो मैंने तुम्हारे लिए जाल बनाया था, तुमने उसमें मुझे ही फंसा दिया। पर अब तुम्हारी हालत देखो। मैं तो उससे जल्दी ही बाहर आ गई थी, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा। तुम्हें मेरी बेइज्जती करना मतलब बहुत भारी पड़ने वाला है यार। बता रही हूँ मैं तुम्हें, बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी अभी तुम्हें। मुझसे पंगा लिया था ना, जल्दी तो तुम छूटोगी ही नहीं, तो कोई डाउट मत रखना। हाँ, हालांकि तान्या जानती थी कि ये केस ज्यादा नहीं चलने वाला। आशीष गुप्ता के पास पावर और जान पहचान दोनों ही थी। वो इस केस को बहुत ज्यादा उछाल सकता था। पावर होने की वजह से उसने पुलिस वालों पर भी अपना कंट्रोल बना रखा था। पैसे और पावर शायद ऐसी चीजें हैं जो बहुत कुछ खरीद सकते हैं, अच्छे अच्छों को खरीद सकते हैं। तान्या, जिसके पास दोनों ही चीजें नहीं थी, वो इस झूठे इल्जाम के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रही थी और उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में जाना पड़ रहा था। शायद उसे वहां एक रात बितानी पड़ सकती थी। वो जानती थी इस बात को कि बबीता और आरती उसे इतनी जल्दी फ्री नहीं होने देंगे और वो बात का बतंगड़ जरूर बनाएंगे। तान्या को एक बार फिर से अपनी इस मजबूरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तान्या ने आज के दिन के लिए बहुत मेहनत की थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस टाइम वो पुलिस स्टेशन में होगी बजाय हैकिंग कंपटीशन के। शायद ये बात उससे अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोची होगी। हालांकि वो बाहर से ये सब नहीं देख रही थी और ना ही देखना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी और लापरवाही का नतीजा खुद नहीं देख पाई। उसे उस बर्थडे पार्टी में हुई उसकी बेइज्जती याद दिलाने से आरती अंदर ही अंदर गुस्से से जली जा रही थी। उस दिन आरती की बहुत बेइज्जती हुई थी। शहर के नामी गिरामी लोग उस बर्थडे पार्टी में आए हुए थे और उनके सामने जब आरती का इस तरह से एक घिनौना चेहरा सामने आया था तो उसका सोशल स्टेटस बुरी तरह से हिल चुका था। उसे ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि अभी भी
तान्या के माथे पर चिंता और परवाह की कोई शिकन तक नहीं थी। आरती उसे बहुत मजबूर और दुखी देखना चाहती थी। उसे लगा था कि शायद इस सिचुएशन में तान्या का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और वो रोते बिलखते हुए आरती से दया की भीख मांगेगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये देखकर उससे गुस्से में कहा, तू घटिया औरत, मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि तुझे अपने पैदा होने पर भी पछतावा होगा। लॉयर, आप इन्हें बताइए हमने इन पर क्या चार्ज लगाए, बताइए अभी। आरती ने चमकाकर अपने लॉयर से कहा। तभी लॉयर जो साइड में खड़ा था उसने तान्या को धीरे धीरे साफ साफ शब्दों में कहा, मिस तान्या आहूजा, आपके बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से गुप्ता कॉरपोरेशन को बहुत बड़ा नुकसान पड़ा और इस गुडविल के लॉस के लिए आपको हर्जाना देना होगा। मेरे क्लाइंट ने आप पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया है और आपको इसके लिए कम से कम 1 साल की जेल भी काटनी पड़ेगी। इतना बोलकर वो चुप हो गया। उतने में पीछे से उसने कहा, हाँ सुना ना तुमने? आई होप तुमने सुन लिया है तान्या, 1 साल की जेल, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। तान्या, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी मिलाकर बिना इतना नहीं हो पाएगा। पर यार तुम चिंता मत करो, जब तुम जेल में होगी ना तो मैं तुम्हारे भाई, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे चहेते लोगों से एक एक पैसा वसूल लूंगी। चहकते हुए आरती ने उससे ये सब कुछ कहा। आरती इतना कहकर मन ही मन ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसने पूरा केस जीत लिया हो। बस इतना कहते ही वो हंसने लगी। अब फिर से उसने कहा, हालांकि अगर तुम चाहो तो अभी अपने घुटनों के बल झुककर मुझसे भीख मांग सकती हो। अगर ऐसा किया ना तो शायद मैं तुम्हारी सजा और जुर्माना थोड़ा कम करवा सकती हूँ। सोचो इस बारे में, ऑफर बहुत अच्छा है। पीछे से बबीता भी मुस्कुराने लगी। कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। पर आशीष और आरती के मामले में कुछ और ही हकीकत थी, क्योंकि दोनों की चालाकी और पागलपन की कोई हद ही नहीं थी और ये अपोजिट नहीं, कॉमन फैक्टर था। तभी तान्या उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, अच्छा भीख मांगू, वो भी तुमसे? मजाक कर रही हो? उसने आरती की तरफ ऐसे देखा जैसे वो किसी कचरे को देख रही थी और उसने कहा, तुम वो सब कभी नहीं देख पाओगे आरती। मैं बता रही हूँ, तुम्हारे जीते जी इवन मरने के बाद भी तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। बस इतना कहकर तान्या हंसने लगी और उसका कॉन्फिडेंस अब भी वहीं था जहां हमेशा होता था। आरती उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, इसलिए गुस्से से उबल रही थी। तभी उसने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है तान्या, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर तान्या आहूजा, तुम्हें जल्द ही इसी जमीन पर नर्क, समझ में आ गया ना क्या भुगतना पड़ेगा। पर उस वक्त अगर तुम अपने घुटनों पर बैठकर मेरे पैर भी चाटोगे ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मौका दिया था, तुमने लिया नहीं, क्या कर सकते हैं, फैसला तो तुम्हारा है। तभी तान्या ने उससे शांति से कहा, मैं भी तुम्हें यही बोलना चाहती हूँ, फ्यूचर में मुझसे भीख मांगने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, इस बात को याद रखना आरती। और ये बोलकर तान्या के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई। इस घटिया औरत को अभी भी लगता है कि इसके बाद इसका कोई फ्यूचर है। कमाल का कॉन्फिडेंस है। ये बात सोचकर आरती और बबीता की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि आज के दिन इन्होंने तान्या का प्रेजेंट, फ्यूचर सब बर्बाद कर दिया है, क्योंकि पास्ट वो ऑलरेडी बर्बाद कर चुके थे।